जी हां, अल-कायदा लीडर ऐमन अज़्ज़वाहिरी को ड्रोन हमले में मार गिराया गया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अज़्ज़वाहिरी की हलाकत की तस्दीक की। जो बाइडन ने कहा, इंसाफ हो गया है। अल-कायदा लीडर ऐमन अज़्ज़वाहिरी अमेरिकी ड्रोन हमले में हलाक। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अज़्ज़वाहिरी की हलाकत की तस्दीक की। काबुल में ड्रोन हमले में निशाना बनाया। अज़्ज़वाहिरी पर $25 मिलियन का अमेरिका ने रखा था इनाम। अज़्ज़वाहिरी ने ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद अल-कायदा की कमान संभाली थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इतवार के रोज ये कार्रवाई की गई। बाइडन ने गुज़िश्ता हफ्ते अफगानिस्तान के अंदर खुसूसी ड्रोन ऑपरेशन की मंजूरी दी थी। ऐमन अज़्ज़वाहिरी ने अल-कायदा के बानी ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद तंजीम की कमान संभाली थी। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के इनखला के 11 महीनों के बाद अमेरिका को बड़ी कामयाबी मिली है। My fellow Americans, on Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. He was with him the whole time. He was his number 2 man, his deputy at the time the terrorist attack of 9/11. He was deeply involved in the planning of 9/11. One of the most responsible for the attacks that murdered 2,977 people on American soil. For decades, he was the mastermind behind attacks against Americans, including the bombing of the USS Cole in 2000, which killed 17 American sailors and wounded dozens more. He played a key role in the bombing of U.S. embassies in Kenya and Tanzania, killing 224 and wounding over 4,500 others. ऐमन अज़्ज़वाहिरी को उस वक्त निशाना बनाया गया है जब 9/11 हमलों की बरसी अगले महीने है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐमन अज़्ज़वाहिरी की गिरफ्तारी में मदद करने पर अमेरिका ने $25 मिलियन इनाम मुकर्रर कर रखा था। Now, justice has been delivered, and this terrorist leader is no more. People around the world no longer need to fear the vicious and determined killer. The United States continues to demonstrate our resolve and our capacity to defend the American people against those who seek to do us harm. You know, we make it clear again tonight that no matter how long it takes, no matter where you hide, if you are a threat to our people, the United States will find you and take you out. अल-कायदा के बानी ओसामा बिन लादेन को अमेरिका की स्पेशल फोर्सेज ने एबटाबाद में मई 2011 में एक ऑपरेशन में हलाक कर दिया था और इसके बाद अज़्ज़वाहिरी ने अल-कायदा की कमान संभाली थी। अमेरिका ने 9/11 हमलों के लिए अल-कायदा को जिम्मेदार ठहराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और इस पर मुख्तलिफ तरह के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, जैसे कि आलमी उमूर के माहिर कमर आका का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका की ये दूसरी बड़ी कामयाबी है। कमर आका ने कहा कि अज़्ज़वाहिरी की काबुल में हलाकत से तालिबान की कलई खुल गई है, क्योंकि तालिबान ने दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए अफगानिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल न होने देने का वादा किया था। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी खबर है और बिन लादेन के बाद ये दूसरी बड़ी उपलब्धि अमेरिका को मिली। अल-ज़वाहिरी जो कि बहुत ही ख़तरनाक आतंकवादी अल-कायदा के चीफ थे और ये काफ़ी समय से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में आना जाना इनका बना हुआ था। ये पाकिस्तान में ही रहते थे। पाकिस्तान की ऊपर अल-कायदा के ऊपर के कंट्रोल जो बेसिकली है अल-कायदा पे वो पाकिस्तान का है और पाकिस्तान के उनके साथ काफ़ी घनिष्ठ संबंध हैं। ये हुजी और बांग्लादेश और साउथ एशिया में भी इनका दखल रहा है। तो देखना ये है कि अब जो है अल-कायदा क्या साउथ एशिया में दोबारा से एक्टिव होने की कोशिश करेगी। ये एक बात और मैं कहना चाहूँगा वो ये कि अल-ज़वाहिरी के मारे जाने से आतंकवाद ख़त्म नहीं होगा। वो मरे, अब अलादिल आ गए। तालिबान जो है हमेशा से झूठ बोलता रहा। उसने वायदा किया था कि वो तालिबान की सरजमीन को आतंकवाद के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करने देगा, मगर ये आज बात प्रूफ हो गई, सामने खुल के सबके सामने आ गई कि अफ़गानिस्तान जो है आतंकवादी
संगठन का बेस अभी भी बना हुआ है। और कैप्टन अनिल गौड़ का कहना है कि अमेरिका की मजबूत कुव्वत इरादी का सबूत है। दुश्मन कहीं भी छिपा हो वो उसे मार गिराता है। हिंदुस्तान को अमेरिका से सबक हासिल करना चाहिए। 26/11 मुंबई हमलों के कई कसूरवार अभी भी आजाद घूम रहे हैं। ये अमेरिका ने अपना जो प्रॉमिस जो इनके लीडर्स ने किया था अपने लोगों को, वो फुलफिल कर लिया है। पहले ओसामा बिन लादेन और उसके बाद में अब अल ज़वाहिरी को जो है मारा है, और उन्होंने ऐसा मारा है कि देखिए इतनी देर से वो उसके पीछे लगे हुए थे। पूरा उन्होंने उसका एक खाका बनाया हुआ था, जो सेफ हाउस था उसका पूरा मॉडल बनाया हुआ था और उसका आइडेंटिफाई किया था ये कहाँ बैठता है उस सेफ हाउस के अंदर। और उन्होंने जो हेल फायर R9 मिसाइल यूज़ की है जिसके अंदर एक्सप्लोजिव नहीं है, 2 मिसाइल्स के साथ अटैक किया और उसी बैल्कनी के अंदर जहां ये बैठा था इसको मार गिराया। ये दर्शाता है अमेरिका की विल, अमेरिका की रीच और अमेरिका का पावर क्या है कि जो अपने दुश्मनों को कहीं पे भी छुपे हों उसको मार गिराए। हिंदुस्तान को भी इससे सीख लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो दुश्मन हैं जो जिन्होंने 26/11 का जो वो हमारे जो ताज में जो अटैक किया मुंबई में के अंदर और इतने लोग मारे, अभी तक वो पाकिस्तान में घूम रहे हैं। हम सिर्फ उनको पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करते हैं जी इसको करें करें करें, कुछ नहीं होता। तो अगर बाउंटी उसके ऊपर रखी हुई है, लॉफुल है, तो उसको भी हमें जो है इसी तरीके से जितने हमारे दुश्मन हैं जो ये टेररिस्ट हैं उनको मार गिराना चाहिए। और मेजर जनरल D.K. मेहता का कहना है कि ऐमन अज़-ज़वाहिरी पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर सरगर्म था। और ये बोलते हैं कि जो रिपोर्ट्स हैं ये और ओसामा बिन लेडेन ने प्लान बनाया था 9/11 का जो अमेरिका में अटैक हुआ था। इसके अलावा इसकी प्लानिंग जो है और इससे जो कार्रवाई की है वो US शिप जो थी USS कोल उसके ऊपर अटैक किया जिसमें 17 अमेरिकन सेलर्स मारे गए थे। इसके अलावा ये अल-कायदा की इसी के नियंत्रण में जकार्ता में, बाली में और कई एक देशों में इनकी कार्रवाई हुई है। अफ्रीका में भी एक एम्बेसी को अटैक किया था इन लोगों ने। इसके ओसामा बिन लेडेन के मरने के बाद में ये बन गया लीडर अल-कायदा का और ये ऑपरेट करता रहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर। क्या अफगानिस्तान या तालिबान को मालूम नहीं था कि ये काबुल में आता है और काबुल में रहता है? ये तो वही हिसाब हुआ जैसे ओसामा बिन लेडेन एबटाबाद में था और किसी ने रिपोर्ट नहीं की। तो नाज़रीन, ये थे वो रिएक्शंस जो हम आपको सुना रहे थे। आपको बताएं कि जिस तरह से अल-कायदा लीडर ऐमन अज़-ज़वाहिरी को ड्रोन हमले में मार गिराया गया है, उसके बाद से लगातार मुख्तलिफ जो तबक़ा हयात है वहाँ से रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गए हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अज़-ज़वाहिरी की हलाकत की तस्दीक की है, साथ ही कहा कि इंसाफ हो गया है। आपको बताएं कि अज़-ज़वाहिरी पर $25 मिलियन का अमेरिका ने इनाम भी रखा था। अज़-ज़वाहिरी ने उसामा बिन लादेन की मौत के बाद 2011 से अल-कायदा की कमान जो है वो संभाली थी। काबुल में ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया। आज हम जो बातचीत करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान रहेंगे। चलिए हम सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मुहिबुल हक साहब जो कि आलमी उमूर के माहिर हैं और उनसे हम इन तमाम मुद्दों पर जानने की कोशिश करेंगे कि अब इस हलाकत के बाद क्या कुछ इसके असरात देखने में आएंगे खित्ते पर। और जिस दहशतगर्दी के खात्मे की बात की जा रही है, अमेरिका जिस बात का दावा लगातार कर रहा है कि टेररिज्म का खात्मा हो गया है, क्या वो हकीकी मायनों में वैसा ही है? चलिए हम शुरुआत करते हैं। प्रोफेसर मुहिबुल हक साहब, आपका बहुत हम इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने ख़ास प्रोग्राम खबर दोपहर में। और सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, उसामा बिन लादेन की मौत के बाद 2011 के बाद जिस तरह से अमेरिका ने लगातार ये कोशिश की थी, बहुत ही खामोशी के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और ये साफ तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि जो भी अमेरिका के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। आपका तज्जिया क्या कुछ कहता है सर?
देखिए है ना, अमेरिका ने इस बात का मैसेज दिया है कि जहाँ तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है या बैनुल अक़वामी या आलमी दहशतगर्दी का ताल्लुक है, अमेरिका उसमें ज़ीरो टॉलरेंस शो करेगा। आप एक तरफ देखें कि अमेरिका ने कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट की एक पॉलिसी अख्तियार की तालिबान के साथ, यानी उनको डायलॉग और डिस्कशन में इंगेज रखा। लेकिन दूसरी जानिब अगर आप देखें तो जो उनकी इंटेलिजेंस है वो इस बात पे काम कर रही थी कि अलकायदा के जो बाक़ियात हैं वो कहाँ मौजूद हैं और कहाँ पाई जा सकती हैं। जैसे ही उनको क्रेडिबल एविडेंस मिल गया कि अल-ज़वाहिरी काबुल में मौजूद हैं, तो उन्होंने फ़ौरन एक मिसाइल अटैक करने के बाद हलाक कर दिया। और वो इस बात का ऐलान कर दिया कि दुनिया में जहाँ भी कहीं भी जो 9/11 में जो लोग शरीक रहे हैं या सितंबर 11 के अटैक में जिसको अमेरिका को जिन पर भी शुबा है, या अलकायदा के नेटवर्क के जो लोग भी जहाँ भी हैं, उनको अमेरिका स्ट्राइक करेगा। और उस वक्त स्ट्राइक करते वक्त वो किसी नेशनल सॉवरेंटी या किसी नेशन की इजाज़त लेने के लिए वो पाबंद नहीं होगा। जी सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब हम इस हलाकत के बाद लगातार जो रिएक्शंस आ रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं ये भी निकल कर सामने आ रहा है कि तालिबान ने जो एक वादा किया था, जो एक बात कही थी, कहीं ना कहीं उसकी खिलाफ वर्जी की गई। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो तालिबान लगातार बात करता रहा था, इस हलाकत के बाद कहीं ना कहीं उसकी कलई खुलती नजर आ रही है, या फिर दूसरे अल्फाज में आप इसको किस तरह से कहेंगे? देखिए, तालिबान जब पावर में आए और अमेरिका ने जो विड्रॉ किया, और अगर दोहा एग्रीमेंट देखें आप, जो बातचीत हुई, जो गुफ्तगू हुई, उसमें तालिबान के लीडरशिप ने पहला वादा इंटरनेशनल कम्युनिटी से बतौर खास अमेरिका और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं रीजन के, उनसे ये वादा किया कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी दहशत गर्दाना सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी, ना इसकी इजाज़त देगा तालिबान। लेकिन जिस तरह से अभी अल-ज़वाहिरी का काबुल में पाया जाना, वो जाहिर सी बात है तालिबान के इजाज़त के बगैर नहीं हो सकता। तालिबान का जो कनेक्शन है अल-कायदा से, या जो पुराना उनका कनेक्शन रहा है उस लीडरशिप से, वो इससे इस्टेब्लिश होता है। और अब तालिबान को इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने इस बात को साबित करना बहुत मुश्किल होगा कि तालिबान का ताल्लुक इस तरह की फोर्सेस से या इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे नहीं है। तालिबान के बारे में आम तौर पे ये सस्पिशन इंटरनेशनल कम्युनिटी का था, या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका यही सस्पिशन था कि जो इस तरह की वायलेंट फोर्सेस हैं उससे तालिबान का एक गहरा ताल्लुक रहा है और तालिबान को उससे अलग करके नहीं देखा जा सकता। तो जाहिर सी बात है कि ये उस सस्पिशन को एक यकीनी सूरत हाल फिर बन जाती है कि तालिबान का डीप कनेक्शन है और तालिबान को कभी भी इस शुबे से बाहर नहीं किया जा सकता। जी हक साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से सुबह से लगातार रिएक्शंस आप भी देख रहे होंगे, कहा जा रहा है दहशतगर्दी का खात्मा हो गया है, टेररिज्म को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। आपको लगता है क्या ये वाकई मुमकिन है? ये एक बड़ी कामयाबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन क्या दहशतगर्दी पर पूरी तरह से खात्मा? मैं ये समझता हूँ है ना कि टेररिज्म जो है वो मैनिफेस्टेशन है बहुत सारी चीज़ों का। टेररिस्ट को खात्मा, 2-4 टेररिस्ट को या मर्सिनरीज को मार देने से टेररिस्ट का खात्मा या टेररिज्म का खात्मा नहीं होता। हमें इंडिविजुअल टेररिस्ट और टेररिज्म में फ़र्क करना पड़ेगा। टेररिज्म एक ऐसा फेनोमेनन है जिसके बहुत सारे रूट कॉजेज हैं। जब तक उन रूट कॉजेज को एड्रेस नहीं किया जाएगा तब तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो सकता। अगर आप देखें यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल्स जो रहे हैं उनका भी ये स्टेटमेंट आया है कि टेररिज्म को हमेशा उनके कॉजेज के आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। यही वजह है कि दुनिया में जो वो स्पॉट्स हैं, दुनिया में वो बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे बहुत दिनों से कॉन्फ्लिक्ट हैं और वो कॉन्फ्लिक्ट यूनाइटेड नेशंस अभी तक रिजॉल्व करने में या इंटरनेशनल कम्युनिटी रिजॉल्व करने में कामयाब नहीं रही है। मिसाल के तौर पे पैलेस्टीनियन जो कॉन्फ्लिक्ट है, अरब इसराइल जो कॉन्फ्लिक्ट है, या पैलेस्टाइन इसराइल जो कॉन्फ्लिक्ट अगर आप देखें तो वो एक मोबिलाइजिंग पॉइंट बन जाता है और डिफरेंट टाइप के जो फेंसेस ड्रॉ हो जाती हैं कि एक उसे लिबरेशन स्ट्रगल कह रहा होता है, दूसरा उसे जस्ट वॉर कह रहा होता है, तीसरा उसे टेररिस्ट मूवमेंट कह रहा होता है। तो जो इस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इस तरह की जो एक कश्मकश की सूरत हाल हो जाती है कि अल्टीमेटली किसे दहशतगर्द कहा जाए और किसे फ्रीडम फाइटर कहा जाए, कौन से वो यूज ऑफ वायलेंस को लेजिटिमेट कहा जाए और कौन से यूज ऑफ वायलेंस को इलेजिटिमेट कहा जाए। इस कंफ्यूजन से इंटरनेशनल कम्युनिटी को निकलना होगा और उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि यूनाइटेड नेशंस का रोल बहुत ही क्रूशियल हो जाता है। मैं आपको याद दिला दूं कि हिंदुस्तान ने इससे पहले यूनाइटेड नेशंस में एक हमाजहत
इंटरनेशनल ट्रीटी अगेंस्ट टेररिज्म की बात कही थी, यानी कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी अगेंस्ट टेररिज्म होना चाहिए। लेकिन ये जो कॉम्प्रिहेंसिव जो ट्रीटी है अगेंस्ट टेररिज्म जिसे इंडिया ने प्रपोज किया, अभी तक मेजर पावर्स का सपोर्ट जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल पाया है। उसकी वजह यह है कि जो मेजर पावर्स हैं वो खुद भी या ज़्यादातर कंट्रीज ही नहीं चाहती कि टेररिज्म का एक ऑब्जेक्टिव बहुत ही यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन हो जाए, और वो डेफिनेशन जो एक्टर सेंट्रिक डेफिनेशन ना हो बल्कि एक्ट की बुनियाद पे हो, यानी कौन सी एक्टिविटी टेररिस्ट एक्टिविटी होगी, उसको चाहे स्टेट उसमें इन्वॉल्व हो या नॉन स्टेट एक्टर्स इन्वॉल्व हो, उसको टेररिस्ट एक्टिविटी मानना होगा। मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त है कि हम इस पे बहुत ज़्यादा ये नहीं कह सकते कि टेररिज्म का खात्मा हो गया, बल्कि इस पे बहुत गौर करने की जरूरत है कि टेररिज्म के रूट कॉजेज क्या हैं, और जो लोग मोबिलाइज कर रहे होते हैं टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए, इंडोक्ट्रिनेट कर रहे होते हैं सुसाइड बॉम्बिंग या टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए, उनको कोई स्पेस ना मिले लोगों को मोबिलाइज करने का, और उसमें ग्रेव सेंस ऑफ इनजस्टिस, ग्रॉस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और जो डिस्प्यूट्स हैं बहुत दिनों से जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनका खात्मा करना या उन्हें रिजॉल्व करना टू द सैटिस्फैक्शन ऑफ स्टेक होल्डर्स, जो जेन्युइन स्टेक होल्डर्स हैं, ये बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। हक साहब, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, FBI लिस्ट में जो सबसे मतलूब था, मोस्ट वांटेड था, उसका खात्मा हो गया है। अब अलकायदा का फ्यूचर, या फिर दूसरे अल्फाज में ये कहें कि दहशतगर्दी की जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं उनका फ्यूचर जो है वो किस तरह से अब देखा जाएगा? क्योंकि आपने जिस तरह से ये बात बहुत अच्छी कही है कि एक टेररिस्ट के मारे जाने से ये नहीं समझा जाना चाहिए कि तमाम दहशतगर्दाना सरगर्मियों का खात्मा हो गया है, तो इससे भी चश्मपोशी इख्तियार नहीं करनी है। जी देखिए, मैं ये समझता हूँ कि दहशतगर्दी का खात्मा उस वक्त तक पूरी तरह नहीं हो सकता जब तक जो नेशन स्टेट्स हैं, यानी जो कंट्रीज हैं दुनिया में, वो इस बात पे खुद पूरी तरह राजी हो जाएं कि किसी भी तरह की जो वायलेंट एक्टिविटी है और किसी भी ग्रुप की है उसको सपोर्ट हम नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें मुख्तलिफ कंट्रीज में, जैसे सद्दाम हुसैन के खिलाफ अगर कोई वायलेंट स्ट्रगल चल रहा था तो उसे फ्रीडम स्ट्रगल का नाम दिया गया था, और बशर अल असद के खिलाफ अगर कोई स्ट्रगल है जिसमें जो ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं उनको फ्रीडम फाइटर्स कहा जाता है। उसी तरह से आप बहुत सारी कंट्रीज में देखें जो डबल स्टैंडर्ड होता है कंट्रीज की तरफ से। हमें ये देखना चाहिए कंट्रीज अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो टेररिस्ट और फ्रीडम फाइटर्स डिक्लेयर करती हैं। यही वजह होता है कि हमें एक बात बिल्कुल याद रखनी चाहिए कि टेररिज्म दुनिया में उस वक्त तक सस्टेन नहीं कर सकता जब तक कि उसे कंट्रीज या स्टेट्स का सपोर्ट हासिल ना हो, यानी वेपन्स की फ्राहमी या फाइनेंशियल सपोर्ट। इंटर स्टेट सिस्टम जो दुनिया का कायम है उसके अंदर ही ये तमाम टेररिस्ट ग्रुप भी ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर स्टेट्स जहां से ये ओरिजिन होते हैं अगर वो खुद ही उसको काउंटर करने की कोशिश करें या उसको पनपने ना दे, तो मैं ये समझता हूँ कि इंटरनेशनल टेररिज्म का खात्मा हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इस तरह की तंजीमें, मान लिया कि आज ISIS अगर थ्रेट है, अलकायदा थ्रेट है, इसके मुकाबले में कोई दूसरी तंजीम निकल के आ जाएगी, जब तक के रूट कॉजेस को एड्रेस ना किया जाए, मैं ये समझता हूं कि इस तरह की एक्टिविटीज या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस वजूद में आती रहेंगी। सर, लगातार हम रूट कॉजेज़ की बात कर रहे हैं, उस पर भी मैं आपसे ज़रूर आपके ख्यालात जानूंगी, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी हिंदुस्तान का मौक़िफ़ अब क्या होना चाहिए, क्योंकि इस बात से हम सभी मुत्तफ़िक़ हैं हिंदुस्तान ने सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का जो खमियाजा है वो झेला है, भुगता है। तो हिंदुस्तान का मौक़िफ़ क्या होना चाहिए? जिस तरह से आप बात करें कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी जो है बनाने की बात लगातार हिंदुस्तान जो है वो प्लेटफॉर्म पर करता रहा है, मुख्तलिफ दुनिया के प्लेटफॉर्म पर, आलमी फोरम पर, तो अब किस तरह से आप इसको देखेंगे? देखिए, हिंदुस्तान का जो अगर फॉरेन पॉलिसी देखें या हिंदुस्तान को जो अप्रोच रहा है वो बहुत ही कॉशियस रहा है तालिबान को लेकर के। यानी हमने तालिबान को बिल्कुल इस तरह से नहीं कि उनको अलग कर दिया, बल्कि हमने जो भी डिस्कशंस ग्रुप या जिसे कहते हैं कि पर्दे के पीछे जिस तरह की बात हो सकती थी, हमारी एजेंसीज उनसे बातचीत करती रहीं, और हमने सिर्फ ये चाहा, हिंदुस्तान का सिर्फ एक मामला रहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन हिंदुस्तान के खिलाफ दहशत गर्दाना सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल ना हो। तो हिंदुस्तान ने हमेशा ये कोशिश की, और यही वजह है कि तालिबान चूंकि पावर में आ गए तो उन्हें हिंदुस्तान ने इंगेज किया। लेकिन हिंदुस्तान हमेशा तक कॉशियस रहा है और उनको कभी भी ऐसा नहीं कि उनके ऊपर मुकम्मल भरोसा किया। मैं ये समझता हूँ कि अल-ज़वाहिरी के वहाँ पाए जाने के बाद और काबुल में हलाकत के बाद
जो हिंदुस्तान की अब तक की फॉरेन पॉलिसी रही है तालिबान को डील करने की, मैं ये समझता हूँ कि उस पॉलिसी में ज़्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहेंगे कि हिंदुस्तान की अच्छी पॉलिसी रही है। दूसरी अहम बात कि हिंदुस्तान को और इफेक्टिवली इन तमाम बातों की रोशनी में कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी अगेंस्ट टेररिज्म के इशू को उठाना चाहिए। हिंदुस्तान ने इसमें लीड लिया है, ये बड़ी अहम बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म से एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी अगेंस्ट टेररिज्म एंड अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म, यानी जिसमें कोई एक्टर सेंट्रिक डिस्कशन डेफिनेशन ना हो, बल्कि एक वर्किंग डेफिनेशन हो, ताकि इंटरपोल को या जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को करना हो तो उनके पास बिल्कुल क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स हों और क्लियर कट आइडेंटिफाइड टेररिस्ट या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हों। वो उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि क्लियर कट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ना हो। जी बिल्कुल। हक साहब, आपको नहीं लगता कि यही वो सही वक्त है जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर सबको सोचना होगा, रूट कॉजेस को समझना होगा? जिस तरह की रूट कॉजेस की आप बात कर रहे थे, थोड़ा सा उनके बारे में भी अगर आप हमारे नाज़रीन को यहाँ पर वजाहत से पेश करें कि रूट कॉजेस को समझना एक इंटरनेशनली तौर पर कितना अहम है? देखिए, बहुत अहम बात है। मिसाल के तौर पे अगर चाइना के जिनजियांग प्रोविंस में यूगर मुस्लिम के साथ अगर कुछ हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट ये होता है कि जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन होती हैं अलकायदा, वो उनको आसानी ये होगी मोबिलाइज करने में कि देखिए ये एट्रोसिटीज़ कमिट की जा रही हैं और जो नेशन स्टेट हैं या जो मुस्लिम नेशन है वो खामोश हैं। तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स जो इस तरह की तंजीमें हैं वो फंड रेजिंग भी कर लेती हैं और अपने लिए एक सिंपैथेटिक स्पेस, एक छोटी सी आबादी सही लेकिन उसमें पा जाती हैं। जब वो पा जाती हैं उसके साथ साथ अगर आप देखें तो इस तरह की तंजीमों को मिसाल के तौर पे अगर रोहिंग्या मुस्लिम के साथ जो बर्मा में हुआ या फ़लस्तीन का जो इशू आज तक पेंडिंग है, या अगर मान लिया कि जो कुछ सीरिया, यमन, लेबनान इन सब जगहों पे हो रहा है, इन सब चीज़ों का एक इम्पैक्ट होता है। और मैं ये समझता हूँ कि जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस का जो मामला है, यानी पीसफुल वे ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यानी पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगे आना होगा, यूनाइटेड नेशन जैसी तंजीम को आगे आना होगा। और अगर मान लिया कि कोई एक सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन के खिलाफ किसी भी तरह की किसी भी कंट्री में एट्रोसिटी होती है तो इस बात को याद रखना होगा कि ये दीज इशूज ट्रांसेंड नेशनल बाउंड्रीज। उसमें जो सॉवरेन बाउंड्रीज हैं नेशन की वो मानी नहीं रखनी चाहिए, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को निकल के आकर के उसे यूनिवर्सली कंडेम करना चाहिए और उसका सद्देबाब करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि किसी भी सेगमेंट के खिलाफ इस तरह के एट्रोसिटी ना हो, जेनोसाइड ना हो, किसी को इस तरह से यानी मार्जिनलाइज ना किया जाए, उनकी जिंदगी इतनी जहन्नम ना बना दी जाए कि दे शुड बी रेडी टू डू एनीथिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं ये समझता हूँ कि इसमें हिंदुस्तान का मौक़िफ़ बहुत अच्छा रहा है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी इंटरनेशनल लेवल पे बतौर खास यूनाइटेड नेशंस की तरफ से आनी चाहिए जिसमें तमाम कंट्रीज का कंसेंसस बनना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कंसेंसस बिल्डिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, बट उसके साथ साथ ये कोशिश बहुत अहम है। जी बिल्कुल, और बहुत सही आपने यहाँ पर बात कही है कि कम से कम अब जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनको एक स्टैंड लेना ही होगा। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हालांकि कुछ भी कहना अभी क़ब्ल वक्त है, कि अब अगले सरगना की भी बात ज़रूर होगी। अलकायदा का अगला सरगना कौन होगा? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तालिबान एक सेफ जोन जो है वो कहीं ना कहीं दे ही रहा था, अब आज ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है। तो यहीं पर इस चीज़ का खात्मा नहीं होगा, बल्कि कहीं ना कहीं अब अगले सरगना की भी तैयारी ज़रूर होगी। देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। तालिबान के जो रैंक्स एंड फाइल्स हैं तालिबान के, उसमें एक बड़ी तादाद सिंपैथाइजर है अलकायदा की। तो आप ये बात याद रखें कि विद इन तालिबान जो है डिफरेंट ग्रुप्स आपस में इस इशू को लेकर के कि अमेरिका ने जिस तरह से अटैक किया है वो उनकी नेशनल सॉवरेंटी का वायलेशन है, इस तरह की बातें करेंगे और तालिबान की जो गवर्नमेंट है उसे वो कहेंगे कि आप स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखिए और दीजिए। और आपने देखा कि एक रिएक्शन आया भी, उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनल नॉर्म का वायलेशन है, जबकि अगर आप देखा जाए तो इंटरनेशनल नॉर्म में ये भी है कि आपकी सरजमीन किसी टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी पहली बात तो ये कि विद इन तालिबान एक प्रॉब्लम आएगी, उनके अंदर डिवीजन होगा, जो मोर एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट होगा वो इस इशू को दूसरे तरीके से लेगा, मॉडरेट एलिमेंट्स उससे अलग हो जाएंगे। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात, जहाँ तक अलकायदा जैसी तंजीमें हैं उसका जो यानी नेटवर्किंग होती है या बहुत ही कैलेंडस्टाइन सीक्रेट
अंडर कवर ये लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं, इनके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना मुश्किल होता है। जी जी जी। ये अलग बात है कि अमेरिका की जो बहुत ही क्रेडिबल यानी अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आपने देखा होगा कि उन्होंने बड़ी खातिर ख्वाह कामयाबी पूरी दुनिया में जहां भी उनके इंटरेस्ट के खिलाफ जो लोग भी टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया है। ये अलग बात है कि जैसे अल शिफा जैसी फार्मास्यूटिकल बॉम्बिंग भी इन्होंने की है, यानी मिसाइल अटैक जो अल शिफा में खर्टूम में किया था, जिसे पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कंडेम किया था। इस तरह की भी एक्टिविटीज हो जाती है जिसे कोलेटरल डैमेज का नाम देते हैं वो आमतौर पे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब अल-कायदा के सामने सिर्फ चीफ सिलेक्ट करने की बात नहीं है, फिर बड़ा चैलेंज नहीं है। बड़ा चैलेंज ये है कि जो अमेरिका की CIA है वो जिस तरह से आइडेंटिफाई कर रही है उनको, और उनके जो फाइनेंशियल बैकबोन को तो पहले ही ब्रेक किया जा चुका है, अब उनके जो मर्सिनरीज हैं या उनकी जो लीडरशिप है उसको जिस तरह से अमेरिका टारगेट करने की पोजीशन में दुनिया में कहीं भी हो, तो ये क्लियर कट मैसेज उनको मिल जाता है कि उनके लिए सरवाइव करना या अपनी एक्टिविटीज को सस्टेन करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। इसलिए कि एक इंटरनेशनल कंसेंसस बनता हुआ नजर आ रहा है कि जहां तक वायलेंट अटैक्स हैं नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए उनको किसी ना किसी हालत में कंट्रोल करना चाहिए। और साथ ही आखिरी बात इस सिलसिले की है कि देखिए ब्लो बैक होता है। आमतौर पर जो कंट्री टेररिज्म को सपोर्ट करती है, टेररिज्म उस कंट्री की प्रॉब्लम बन जाती है। आपने पाकिस्तान में देखा तहरीक तालिबान पाकिस्तान किस तरह से मजबूत हुई और पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको बड़ा ऑपरेशन भी करना पड़ा और आए दिन वहाँ टेररिस्ट एक्टिविटी होती रहती है। तो अल्टीमेटली जो कंट्री किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी को सपोर्ट करता है उसमें ब्लो बैक होता है, यानी वो टेररिज्म उसी कंट्री के लिए दर्द-ए-सर बन जाता है। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट थ्योरी है जनरलाइज्ड। मुहिबुल हक साहब, बहुत अच्छी बात पे आपने यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम किया है कि अगर आप टेररिज्म को फरोग देंगे तो एक दिन जरूर वो आपको खुद नुकसान पहुंचाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुहिबुल हक साहब, हम आपका अदा करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू की पूरी टीम की तरफ से कि आपने अपना इतना कीमती वक्त इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए हमारे तमाम नाज़रीन के सामने रखा। और नाज़रीन, खबर दोपहर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। खबर दोपहर तो यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है, लेकिन अमृत रत्न सम्मान, नवरत्नों का सम्मान, और देखिए टीवी इतिहास में पहली बार जिन्होंने बढ़ाया देश का मान, न्यूज़ 18 इंडिया दे रहा है उनको सम्मान। आज़ादी के 75 साल के जश्न पर सबसे बड़े मंच पर आएंगे देश के सबसे बड़े चेहरे, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। संकल्प लिया है, उस कड़ी में हम लोगों ने भी नव निर्माण उत्तराखंड का एक प्रारंभ किया है, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 75 साल पहले जब देश आज़ाद हुआ, फिर संविधान बना, तो एक बिंदु था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में यूनिफॉर्म सिविल कोड का। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड आप राज्य में लागू करने जा रहे हैं। वो बात कहाँ तक पहुंची, ये चुनावों में क्यों बनाया गया मुद्दा? देखिए, चुनाव से पहले चूंकि हमने ये उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने कि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड जहाँ गंगा का प्रदेश है, देवों का प्रदेश है, सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, प्रत्येक परिवार से उत्तराखंड के अंदर कोई ना कोई सेना में काम करता है। देश के अंदर किसी के बेटी काम करती है, कहीं बेटा काम करता है, कहीं चाचा करते हैं, कोई किसी के नातेदार रिश्तेदार, कोई ऐसा परिवार नहीं है जहाँ से सेना के अंदर कोई ना कोई या देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपना योगदान न दे रहा हो। दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से हमारे राज्य की सीमाएं लगी हुई हैं। तो हमने ये उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने इस चुनाव से पहले ही, इस चुनाव के बाद नहीं, चुनाव से पहले हमने ये संकल्प रखा था कि हमारी नई सरकार का गठन होगा। नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद हम जो सबसे पहले कोई निर्णय लेंगे तो उत्तराखंड के अंदर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। और हमने चूँकि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमें मैंडेट दिया, अपना समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, और हम उस दिशा में आगे बढ़ गए हैं। और जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी के अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। 2 बैठकें उसकी हो गई हैं। सभी हितधारक जितने भी उससे जुड़े हुए हैं उन सभी से वो कमेटी बात करेगी, जन संवाद भी करेगी, और जन संवाद के आधार पर जो कमेटी एक ड्राफ्ट बनाएगी और उसी ड्राफ्ट के आगे लेकर
सरकार उसको लागू करेगी। हम इस दिशा में तेज़ी से जो हमारा तय समय सीमा है उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड के अंदर लागू करेंगे।